वो पता नहीं इससे क्या क्या दिलाने के बाद अब इसे लिए जूतों की दुकान में आया था, जबकि वो बिना कुछ बोले इसके साथ चलती दुकान में आ गई थी। वो तो तकरीबन 1 घंटे से ही चुप थी। जब से वो उसे गारमेंट्स की शॉप पर लेकर गया था, तब से इसके मुंह पर चुप बंदी हुई थी। वहां पर इसने अपनी मर्जी से और अपने मुताबिक इसके साइज की पता नहीं कौन कौन सी इंतहाई पर्सनल चीजें खरीदी थी। इतना तो वो समझ ही चुकी थी कि इस इंसान में शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। फिर मियाँ बीवी में वो शर्म हया वाला कुछ आने ही नहीं देना चाहता था। हाँ भाई, 7 नंबर का जूता दिखाओ, वो इसके साथ बैठते हुए बोला था। 7 नहीं 8। वो फौरन बोली थी, क्यों गले में डालना है बेगम? जूता पैरों में पहना जाता है और तुम्हारा पैर 7 नंबर का है। वो इस आदमी के हाथ से जूता लेकर खुद झुककर इसके पैरों के करीब बैठता इसे पहनाने लगा था। मेरा पैर है कि आपका? हर चीज आपकी मर्जी की थोड़ी ना होगी। मुझे पता है मेरे लिए कौन से जूते का नंबर आता है। वो हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकता था। अगर वो इसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आया था तो फिर चीजें इसकी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए थी। एक तो इतने सारे कपड़े लेकर वो परेशान हो रही थी क्योंकि इनमें से एक भी इसके माप का सूट नहीं था, और अब वो जूता भी इसे छोटा लेकर दे रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, वो इसके पैर को हल्का सा ऊपर उठाता इसे जूता दिखाने लगा था जो इसके पैर में बिल्कुल फिट था। ये मुझे थोड़ा सा टाइट है, मैं 1 नंबर बड़ा लेती हूँ, बस हल्का सा ही बड़ा होता है, लेकिन इसमें मुझे कंफर्टेबल लगता है। भाड़ में क्या तुम्हारा कंफर्ट, दादी अम्मा के साइज में तुम कंफर्टेबल रहती हो। जो चीज मैं लेकर दे रहा हूँ वही ठीक है। सुनो छोटू, वो वाले जूते निकालो। इसने सामने शोकेस के शू वाले जूतों की तरफ इशारा किया था। मैं नहीं पहनती ऐसे वाले जूते, और वैसे भी मैंने ये पहनकर कहाँ जाना है? वो सामने शीशे में सजी हाई हील्स को देखकर बोली थी। मुझे पहनकर दिखाना। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंख दबा गया था। मुझे नहीं दिखाना आपको पहनकर, वो बेहद धीमी मगर जिद्दी आवाज में बोली थी। लेकिन फिर भी वो सुन चुका था। बहन को तो दिखाना पड़ेगा ना, इसके अलावा बाकी सब कुछ भी पहनकर दिखाना पड़ेगा। जो जो मैंने लिया है तुम्हारे लिए, इतना खर्चा ऐसे थोड़ी ना किया है। इसकी मासूमियत भरी आवाज पर वो फौरन से पलटकर बोला था, तो आप खुद अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं ना? मैंने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि मैं कुछ नहीं पहनूंगी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। आप खुद ही पागल हुए पड़े हैं, तो मैं क्या करूं? तब तो जान जा रही थी कि कोई गंदी औरत 1500 से 1800 पर चली जाए तो आप अफोर्ड नहीं कर पाते। बीवी किस तरह से अफोर्ड करेंगे? आप बस लुटाए ही जा रहे हैं। 24 जोड़े खरीदे हैं आपने, वो भी सारे मेरे माप से छोटे, ऊपर से इतने जूते भी खरीद रहे हैं, और कैसी बेशर्मी वाली चीजें भी दी हैं। अब कैसे अफोर्ड हो रहा है सब कुछ? तब तो बीवी के खर्चे नहीं उठाए जा रहे थे आपसे। अब कोई जैकपॉट लग गया है क्या? वो निकाब के अंदर ही मुंह बनाई जा रही थी, जबकि आवाज इंतहाई कम थी। अजीब आदमी था, पहले बीवी पर पैसा कैसे लगाएगा ये सोच रहा था, और आप हाथ रुक ही नहीं रहे थे। मुझे लगा था तुम डरकर शादी से इनकार कर दोगी, लेकिन तुम तो पक्की मेरे पीछे ही लग गई थी। सोचा था थोड़ा डराऊंगा धमकाऊंगा, पीछे हट जाओगी, लेकिन नहीं, लगता है तुम पहले से ही मुझ पर फिदा थी। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं था। कसम से मैंने आपको ऐसी वैसी नजर से नहीं देखा था। आप इतने भी अच्छे नहीं थे। वो फौरन बोली थी। मतलब मैं बुरा दिखता हूँ? इसके पैर में एक और खूबसूरत सा जूता पहनाते हुए वो पीछे से स्टेप बंद कर रहा था। नहीं, बुरे नहीं दिखते, लेकिन इतने भी प्यारे नहीं दिखते। मतलब अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो इसका पैर जमीन पर रखते इसके घुटने पर अपनी कुन्नी टिका गया था। निगाहें निगाहों से मिली हुई थी। बुरा भी नहीं दिखता, लेकिन अच्छा भी नहीं दिखता। लेकिन मैं अच्छा दिखता भी हूँ। तुम्हारे मतलब का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। सीधा सीधा बताओ ना, कैसा लगता हूँ मैं तुम्हें? अच्छे, वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जबान लड़खड़ा गई। सिर्फ अच्छा, और वो भी इतना टूट फूट के? नहीं, बहुत अच्छे। इसका वालिम अब आपने आप ही कम हो गया था। मुझे क्यों लग रहा है तुम्हारी जुबान तुम्हारे दिल का साथ नहीं दे पा रही। शक्ल से ठीक ठाक हूं मैं, तक साबित कर दूंगा तुम्हें। इसके करीब से उठते हुए एक और जूता उठाकर इसके पैरों में पहनाने लगा था, जबकि वो कोई भी जवाब दिए बगैर खामोशी से जूता पहनकर जमीन पर पाँव रखने लगी। इसे अंदाजा हो गया था कि वो हमहा ही 8 नंबर का जूता पहनती है। हालांकि 7 नंबर का जूता इसके पैर पर ज्यादा खूबसूरत लगता है, बल्कि इसने जो जो इसके लिए लिया था वो सभी से अपने माप के मुताबिक था। वो हमहा ही खुद के लिए गलत साइज की चीजें लेती रही थी। हालांकि स्मॉल साइज ट्रेनर रूम में इसे खुद पर बहुत प्यारा लगा था, लेकिन इसने खुद को हल्का सा तंग महसूस करते हुए इसने कह दिया था कि वो मीडियम साइज लेगी। लेकिन अब रख ने अपनी ही मर्जी की थी, बल्कि सिर्फ कपड़ों में ही नहीं और भी कई चीजों में। इसके मुताबिक वो इसके जिस्म के हर हिस्से को माप चुका था। वो खामोशी से इसे इसकी शॉपिंग करते देते हुए इसके साथ साथ चल रही थी, बल्कि चल चलकर अब चाहता थक भी चुकी थी। अंधेरा ढलते ही वो इसे लेकर एक होटल में आया था, जहाँ इसने पहले इसकी मर्जी इसकी पसंद पूछी थी, जिस पर इसने कह दिया कि वो सब कुछ खा लेती है, और इसके बाद वो इसी पर मुहर लगाता वो अपनी पसंद की चीजें लेकर आया था।
ये सच था कि खाने पीने में से कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन जो कुछ वो लेकर आया था वो भी इसे खास पसंद नहीं था। वो अच्छा खासा गोश्तखोर इंसान था, इतना वो इसके खानों की पसंद के मुताबिक अंदाजा लगा ही चुकी थी। होटल से निकले तो बाहर पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। वो इसे अपने साथ लगाए घर की तरफ निकला था। इसके साथ चलते हुए ना तो कोई डर था ना ही कोई खौफ, बस एक मजबूत सहारा था। वो इसे हर तरह के डर से बाहर निकाल चुका था। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, आप मुझे इस तरह पुलिस स्टेशन में नहीं ला सकते। तो कुर्सी पर बैठी हुई थी जबकि कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। काफी देर के बाद कमरे में हल्की सी बत्ती जली तो इसने ऊंची ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया था, जब अचानक ही कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। ये वही आदमी था जो इसे यहाँ पर लेकर आया था। वो पूरी तरह से अपना चेहरा अपने निकाब में कैद किए हुए थी। इसके हाथ में स्याह दास्तानों में कैद थे। सिर्फ इसकी मासूम आंखें थी जो सामने वाले को मजीद गुस्सा दिला रही थी, और वह सामने वाली कुर्सी को खींचकर आराम से इस पर बैठ गया था। देखो लड़की, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तुम्हारे बारे में हर तरह की मालूमात हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम हमें अपने बारे में सब कुछ बताती हो। सुनाओ वो कहानी जो तुमने किसी तरह की मुसीबत में फंसने के लिए सुनानी थी। वो परसुकून अंदाज में बैठते हुए सवाल करने लगा। मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही सर, मगर मैं ये जानती हूँ कि आप किसी गलतफहमी का शिकार हैं। मेरा नाम हुरे आलमगीर है। हाँ, वो सिम मेरी नहीं है। मेरे शनाख्ती कार्ड को बने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, इस वजह से दुकानदार ने मुझे जो सिम दी मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसने कहा था कि मेरा ID कार्ड बिल्कुल न्यूली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, इस वजह से वो फौरन सिम मिलना मुमकिन नहीं है। इसने बार बार सिम रजिस्टर करने की कोशिश की लेकिन कोई एरर आ रहा था। फिर उन्होंने खुद ही मुझे वो सिम फराहम की थी। गुड गुड, वेरी गुड, अच्छी कहानी बनाई है। अब ये बताओ कि तुम्हारा तल्लक किधर से है? वो इसकी बात काटते इसकी स्टोरी से अनइम्प्रेस होने वाले अंदाज में अगला सवाल कर गया। तो हुरे ने अपना सर हाथों में गिरा लिया था। देखिए सर, मेरी फैमिली वाले पुराने रीति रिवाज को मानते हैं। वो लोग मेरा निकाह जबरदस्ती कुरान पाक से कर रहे थे, इस तरह से मैं किसी गुनाह के सद में ना आ जाऊं। मैं घर से भाग आई थी। हा 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 हा। वो अपनी बात अपनी मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि कबीर का अचानक खौफनाक कहका बुलंद हुआ। वो हाथ अपने हाथ पर मारता बुरी तरह से हंसने लगा था। फिर दाद देने वाले अंदाज में ताली बजाता अपनी जगह से उठ गया। क्या कहानी बनाई है? मतलब कोई सेंस है इस बात का? कुरान पाक से निकाह? वाह। फिर तुम घर से भागकर यहाँ हॉस्टल में आकर समुद्र के दहशतगर्दों के साथ मिल गई, राइट? सर, मेरा किसी से कोई तल्लक नहीं है। प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। मैं चटाक तुम्हारा तल्लक नहीं है तो क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, या फिर हर तरह के तशद्दुद के लिए मेंटली तैयार हो तुम? वो गुस्से से इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ों की बरसात करता इसे अचानक बालों से पकड़कर कुर्सी से लगाते पूरी शिद्दत से इसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोच गया था। होरे को लगा जैसे इसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। तकलीफ की शिद्दत से वो चीख उठी थी। और कौन कौन शामिल है इन सब चीजों में? कौन से हॉस्टल में बाकी की लड़कियां मिलेंगी? जवाब दो, वरना जुबान कुछ अदा करने के काबिल नहीं रहेगी। वो एक ही झटके में इसका चेहरा तबशते इसके चेहरे से पर्दा एक झटके में हटाकर दूर फेंक गया था। एक लम्हे के लिए इसकी नजरें इसके चेहरे पर रुकी थी जहां इसके हाथों से सुरख निशान बने हुए थे। फिर अगले ही लम्हे इसने पूरी शिद्दत से अपना उल्टा हाथ घुमाकर इसके मुंह पर दे मारा था। माशाल्लाह, आप बहुत ज्यादा हसीन लग रही हैं। वैसे तो आप हैं ही बहुत हसीन, लेकिन दुल्हन के रूप में जैसे कोई मासूम सा चांद लग रही हैं। ब्यूटिशियन इसे देखती इसकी तारीफ कर रही थी जबकि वो खामोशी से खुद को आईने में देख रही थी। लाइट पिंक कलर की मैक्सी में वो सच में खुद को हैरत से देख रही थी। कल भी इस पर टूट कर रूप आया था और आज भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो खामोशी से ब्यूटिशियन को इसका काम करने दे रही थी। सुबह सवेरे ही इसे तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आ गई थी, जबकि आविया और रोशाने जो वापस जाने वाली थी इसके कमरे में ही डेरे जमा चुकी थी, क्योंकि इनको अब शाम को ही वापसी करनी थी। क्योंकि सुल्तान ने अचानक ही कह दिया था कि सब शाम को साथ में चलेंगे, वरना आविया तो कल रात से ही इससे इतनी ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी कि वो रात को भी नहीं रुकना चाहती थी। कमरे में आते ही इसने रोशानी को बताया था कि वो गिरते गिरते बची है, लेकिन वो चाहने के बावजूद भी इसे ये नहीं बता पाई थी कि इसके बाप ने इसके साथ क्या हरकत की है। इसने कहा था कि वो वापस जाना चाहती है, जबकि रोशाने ने यही समझा था कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई है, तो वो इसे सहारा देने लगी। बड़ी मुश्किल से वो इसका डर कम करने के बाद इसे सुलाने में कामयाब हुई थी। सुबह उठते ही आविया फिर से वही जिद शुरू कर चुकी थी कि इसे घर जाना है, लेकिन रोशाने ने इसे बताया था कि बाबा ने अचानक ही ड्राइवर्स को वापस भेज दिया है। अब वो सिर्फ इन्हीं के साथ वापस घर जा सकते हैं, वो भी वलीमा खत्म होने के बाद। इसे रोशाने की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाँ, लेकिन अब इसने बाहर अकेले निकलना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो पहले भी अकेले बाहर नहीं जा रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल रोशाने की दुम ही बन गई थी। जहाँ रोशानी जा रही थी वो इसके साथ साथ जा रही थी। फिर इसके बाद ना तो सुल्तान इसे कहीं नजर आया था, ना ही वो यहाँ पर था, लेकिन फिर भी इसका डर जरूर इसके अंदर बस गया था। वो इसकी गलतफहमी नहीं थी। नहीं, गलतफहमी ऐसी
नहीं हो सकती। इसे पूरा यकीन था कि वो किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हुई है। सुल्तान अंकल ने इसे बैड टच किया था, लेकिन ऐसा क्यों, वो समझ नहीं पाई थी। वो तो इतने अच्छे थे, अपनी बीवी से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे, फिर इस तरह की हरकत वो कैसे कर सकते हैं। इसके साथ वो इन सब चीजों को गलतफहमी का नाम देना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। इस वक्त वो दोनों दुलकर के कमरे में थी, जब तक वो दोनों अपनी तैयारियों में मसरूफ थी और ब्यूटिशियन इनकी भाभी को तैयार कर रही थी और साथ ही साथ इसकी तारीफों के गुण भी गा रही थी। खैर इसमें कोई शक नहीं था, दानिल बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग भी रही थी। अर्शिया के मुकाबले में वो कहीं ज्यादा हसीन थी। आबिया और रोशानी तो कल से ही अर्शिया के ड्रामे देख देख कर हैरान थी। न जाने वो अपने आप को कौन सी दुनिया की मखलूक समझती थी। तानीर, अर्शिया तुम्हारी सकी बहन है? अचानक ही कुछ ख्याल आते रोशानी ने इसकी तरफ देखते हुए सवाल किया था। हाँ मेरी सकी बहन है, बल्कि मेरी जुड़वा बहन है। हम दोनों एक ही दिन पैदा हुई। हम में से कौन छोटा है कौन बड़ा हम नहीं जानते, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। अच्छा लगता तो नहीं, मेरा मतलब वो इतनी काली है तुम इतनी गोरी। आई नो बहन भाई में स्किन कलर डिफरेंट होना आम सी बात है, लेकिन यार तुम लोगों में फर्क बहुत है। मतलब तुम इतनी स्वीट क्यूट टाइप और वो नकम्मी होनहार ड्रामा क्वीन और जल कुकड़ी टाइप। सॉरी मैं तुम्हारी बहन को इतने खूबसूरत हताबात से नवाज रही हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत बुरी लगी मुझे। वो मुझसे झूठी तारीफ नहीं होती किसी की। वो तुम्हें डांट क्यों रही थी? तुम्हारे इतने स्पेशल डे को इतनी फजूल तैयारी की वजह से खराब कर रही थी। मतलब हद होती है, कैसी दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, तुम्हारी शादी का दिन था वो। और वो कंट्रोल, रोशानी कंट्रोल, यार क्या कर रही हो? वो इसकी बहन है, तुम इसके सामने इसकी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, इसे बुरा लगेगा। आविया ने समझाने की कोशिश की थी, जबकि रोशानी ने इसके चेहरे की तरफ देखा जो उसकी बातें सुनने की वजह से उतर रहा था। सॉरी यार, वो क्या है ना, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन सच में बहुत बुरी है। रोशानी, इसकी फिर से वही बात दोहराने पर आविया ने सख्त निगाहों से इसे घूरा था। अच्छा ठीक है यार, नहीं करती तुम्हारी बहन की तारीफें, क्या याद करोगी, बहुत प्यारी लग रही हो। हम तकरीबन 1 घंटे में हॉल के लिए निकलेंगे, यहाँ से सीधे हमने हॉल में जाना है, बल्कि सब लोग ही हॉल में ही हैं। वो इसे देखते हुए कहने लगी। सनीश सुबह सुबह ही हल्की फुल्की तैयारी के बाद पहले ताइश के साथ अस्पताल गई थी और फिर वहां से वो सीधी हॉल की जाने के लिए निकल चुकी थी, जबकि इन्हें लेने के लिए थोड़ी ही देर में गाड़ी आने वाली थी, इसलिए वो गाड़ी के आने से पहले पहले अपनी तैयारी कर रही थी। जबकि घर की सारी चाबियां इस वक्त रोशानी के पास थी। सारे घर के कमरे बंद करने के बाद अब वो दुल्हन के बेडरूम को भी लॉक करके यहाँ से निकलने वाली थी, क्योंकि ये जिम्मेदारी दुल्हन ने जाने से पहले इसे सौंप कर गया था, जो वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रही थी। और थोड़ी ही देर में इन्हें गाड़ी लेने के लिए आ भी गई थी। वो तीनों बाहर निकली तो सुल्तान गाड़ी लिए हाजिर था। और थैंक गॉड बाबा आप आए हैं, वरना ड्राइवर के होते हुए मुझे पीछे बैठने पड़ता। आपको तो पता है ना मुझे बैठते हुए कितनी इरिटेशन होती है। वो फ्रंट डोर खोलते हुए बैठती सुल्तान से बोली थी, जबकि पिछली सीट पर आविया दानिर को एहतियात से बिठाते इसकी ड्रेस को समेटने लगी, क्योंकि इसकी ड्रेस काफी ज्यादा हैवी थी। जब खुद पर किसी की तेज निगाहों का एहसास महसूस किया, वो किसी चीज को गलत नाम नहीं देना चाहती थी और ना ही किसी चीज को ज्यादा सोचना चाहती थी, लेकिन किसी की निगाहों ने इसे सर उठाकर ऊपर की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। जब सामने फ्रंट मिरर में सुल्तान का चेहरा दिखाई दिया था, इसने बेख्तियार ही आंखों से आंखें मिलाई तो इस आदमी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छा गई थी। इसने पलटकर इसकी तरफ देखा तो फौरन निगाहें फेर ली गई थी। इसका शक यकीन में बदल रहा था। नहीं, वो किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हो रही थी। इसका दिल कह रहा था ये आदमी इतना मासूम नहीं है, कुछ छुपा हुआ है इसकी शख्सियत में। वो किसी तरह की गलत सोच इस शख्स के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन अब इसकी मुस्कुराहटे लब, इसकी गहरी निगाहें और कल रात वाला वो बैड टच इसे बहुत कुछ समझा गया था। इसने फौरन निगाहें फेरते हुए दानिर की तरफ देखा था, जो पिछली सीट पर खामोशी से कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही थी। कुछ खिलाया तुम लोगों ने दुल्हन को? तानीर बच्ची कंफर्टेबल हो जाओ और हाल में पहुंचने से पहले इसके चेहरे को कवर कर देना। दुल्हन ने कहा है कि इसकी बीवी किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। वो नहीं चाहता कि इसकी बीवी का ये रूप कोई भी देखे, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो अपनी बीवी को 7 पर्दों में छुपा कर रखेगा। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। ब्लैक शीशों वाली गाड़ी में इसे बाहर से नजर आना मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी आविया ने इसके घूंघट को सेट कर दिया था। बस हाल के बाहर गाड़ी रोकते ही वो उसके घूंघट को चेहरे के आगे कर लेने वाली थी, जबकि दुल्हन की सोच सुनकर दानिर के हाथों में पसीना आने लगा था। इसने कभी चेहरे पर निकाब नहीं किया था, लेकिन शायद अब इसे करना था, क्योंकि इसका शौहर इसे दुनिया के सर्द गर्म निगाहों से बचाकर रखना चाहता था। वो जैसे ही हाल के अंदर दाखिल हुए, हर तरफ शोर मच गया था। इसे सीधा हाल से बाहर एक कमरे में लाया गया था। मेहमानों की तादाद हद से ज्यादा थी। दुल्हन का कोई अता पता नहीं था, तो इतने सारे मेहमान से कहाँ आ गए? दुल्हन का कोई भी नहीं था, तो इतने सारे मेहमान कहाँ से आ गए थे? वो कंफ्यूज हुई थी। जब
जब अचानक कमरे में अर्शिया और अम्मी दाखिल हुई। इतना लाइट और डल कलर, वलीमे पर अगर मेरी पसंद की ड्रेस होती तो क्या ही बात थी, कुछ बेहतर लगती तुम। अर्शिया अंदर दाखिल होते हुए इसकी जोड़े पर चोट कर गई थी। इसकी प्रिंसेस लुक जो इसने अभी तक देखी ही नहीं थी, इसके ड्रेस को देखकर ही वो अंदर की जलन जाहिर करने लगी थी। एक्सक्यूज मी, ये दुलकर भाई की पसंद है और दुलकर भाई की पसंद वर्ल्ड की बेस्ट पसंद है। बेशक कल भी हमारी भाभी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आज उनकी दुल्हन के रूप को 4 चांद लग चुके हैं। तो प्लीज आप ये मत कहें कि आपकी पसंद इससे ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि आप दुलकर भाई नहीं है। रोशान ने इसके चेहरे को पूरी तरह से कवर किए हुए थी, जबकि अर्शिया का इरादा इसका मेकअप देखने का था। अच्छा तो मैं देख लेती हूँ, जरा से ये दुपट्टा तो हटाओ। अर्शिया गुस्से से घूर कर बोली थी। इसे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। सॉरी, दुलकर भाई की कॉल आई है कि वो दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं। अब आप इन्हें नहीं देख सकती। वैसे भी आपने कौन सा इनकी तारीफ करनी है देखकर, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देती हूँ कि ये आपसे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कल भी लग रही थी और आज भी। रोशान ने न जाने कौन से बदले निकाल रही थी, लेकिन इसने अर्शिया को दानिश के गंदे तक को भी छूने न दिया था। जब अचानक ही दरवाजा खोलकर दुलकर अंदर दाखिल हुआ था। दुपट्टा ठीक से फैलाओ इसके ऊपर, और चेहरा नजर नहीं आना चाहिए। बस फोटो सेक्शन के दरमियान ही घूंघट खुलेगा, वो भी कमरे में ही होगा। और लेडीज फोटोग्राफर्स को बुलाया है मैंने। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी के चेहरे पर किसी गैर महरम की नजर पड़े। चलो जान, तुम्हें थोड़ी देर स्टेज पर बैठना होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये सब कुछ लंबा चौड़ा ना हो। कल की तरह तुम्हें तख्ता बनाकर नहीं बैठना पड़ेगा। वो इसका हाथ थामे हुए दूसरा हाथ इसके कंधे पर रखता इसे अपने हिसार में बिना किसी को भी कुछ कहने का मौका दिए बाहर की तरफ लेकर जा रहा था, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना ड्रेस संभालती इसके साथ बाहर निकलने लगी। ना जाने क्यों, ना तो इसका अम्मी से मिलने का दिल कर रहा था और ना ही अर्शिया की जलीकटी सुनने का। आबिया और रोशानी ने इसकी इतनी तारीफ की थी कि वह हरगिज किसी मुझसे अपने लिए बुराइयां सुनकर अपना दिन खराब नहीं करना चाहती थी, और अर्शिया को तो बस बहाना ही चाहिए था इसकी बुराई करने का। वो इनसे मिले बगैर कमरे से निकल गई। ना जाने क्या वजह थी, दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे एक ही रात में इसकी माँ और बहन इसके लिए पराई हो गई हूँ। बस वो अपने बाबा से मिलना चाहती थी, और किसी से मिलने की ख्वाहिश इसके अंदर रही ही नहीं थी। सर, मुझे लगता है ये लड़की किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। मेरा मतलब है, यूं अचानक एक नॉर्मल से इंटरव्यू को इतना कंट्रोवर्शियल कर देना। फिर इस लड़की ने वो वीडियो हर तरफ रिलीज कर दी, ताकि अगर हम चैनल से इसको हटा भी दें, नुकसान हमारा ही हो। अब हर जगह पर आपके इस इंटरव्यू के बारे में बात हो रही है। इस लड़की ने आपको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। इस इंटरव्यू में अगर आप ज्यादा गलत साबित नहीं हो रहे तो ठीक भी साबित नहीं हो रहे। हमने इस इंटरव्यू को अपने अंदाज में डालने की कोशिश की है। आप सामने छोटी बच्ची को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। आपने इंटरव्यू को सीरियस लिया ही नहीं। लेकिन सर, स्टूडेंट कम्युनिटी में ये इंटरव्यू काफी सीरियस नोयत का है। जुल्करनैन इसकी कुर्सी के साथ खड़ा बोल रहा था, जबकि वो खामोशी से कराची की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर नजरें घुमाता अपने ऑफिस की बिल्डिंग के सोल में माले से बड़ी सी मिरर वॉल से बाहर देख रहा था। इस वक्त शाम के तकरीबन 5 बजे हुए थे। सर्दी होने की वजह से अंधेरा जल्दी छा रहा था। इसके हाथ में कॉफी का कप था, जिसे तेजी से धुआं निकल रहा था, जबकि निगाहें इसकी दूसरी तरफ ही हेमतन मतवज्जो थी। इसका मैनेजर इसे पूरी दिन का हाल सुना रहा था। आज सारा दिन क्या क्या हुआ था, किस तरह से न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स पर इन खबरों को उछाला जा रहा था। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स की तरफ से इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा निकल चुका था। दिलरेस ने बिल्कुल खामोशी से काम लिया था। वो ना तो किसी न्यूज चैनल को कोई इंटरव्यू दे रहा था और ना ही कोई पब्लिक अपीयरेंस कर रहा था। बीच में कुछ पार्टीज थी जो इसकी अपनी ही कोठी में हो रही थी। इस इंटरव्यू की वजह से इसे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हल्की फुल्की इसकी पीआर डाउन हुई थी, जो कि दोबारा से एक्टिव करते ही ये खबरें खत्म हो जानी थी। लेकिन वो उस लड़की की जुर्रत पर हैरान जरूर था। क्या वो जानती तक नहीं थी कि इसने पंगा किससे लिया है? ये जानती थी, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही ये सब कुछ किया गया था। लेकिन वो इस तरह की लड़की थी तो नहीं। और अगर ये पब्लिसिटी के लिए करती तो इस वक्त हर न्यूज चैनल पर वो इंटरव्यू दे रही होती। इस वक्त तक वो अच्छी खासी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी होती। तो शायद इसने ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया था। हाँ, इसने इसे यूनिवर्सिटी से निकाला था, तो इसके बदले में इसने छोटी सी शरारत कर दी थी। अब इसकी इस छोटी सी शरारत पर से कोई सजा तो दे नहीं सकता था, इसलिए इसका इरादा इसे इग्नोर करने का था। लेकिन इसका मैनेजर इसे इग्नोर करने ही नहीं दे रहा था। वो हर थोड़ी देर में इसके लिए कोई ना कोई फजूल किस्म की खबर उठाकर ले आता, जो कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़ी हुई थी। वो ना चाहते हुए भी इस लड़की के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता, और न जाने क्या वजह थी कि इस लड़की के बारे में सोचते ही इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। ये सब कुछ अजीब बात थी कि इसे बार बार सिर्फ इसका वही चेहरा याद आता था जब वो कमरे के अंदर इंटर हुई थी। कुछ घबराई सी, कुछ डरी सी, और फिर अचानक ही वह इस पर कैफियत तारी हो जाती कि वह अचानक ही गुस्से में आते इस पर दहाड़ना शुरू कर देती।
बीच वाली बातें तो उसके जहन से ही निकल चुकी थी कि आखिर मुद्दा क्या था, क्या बात है सुल्करनैन। आज फिर तुमने पूरे दिन में से बस यही खबरें ढूंढी हैं, कौन सी न्यूज चैनल पर कौन सी खबर चल रही है, मतलब तुम्हारे पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए। तो तुम्हारी जगह किसी और को हायर कर लूं मैं अपनी मैनेजर की जॉब पर, क्योंकि तुम तो वो काम कर ही नहीं रहे जो तुम्हें करना चाहिए था। तुम्हें सच में लगता है कॉलेज की आम सी लड़की जो सिर्फ अपनी मस्तियों में एक छोटी सी गलती कर चुकी है, वो मेरे लिए इतनी अहमियत रखती है कि मैं अपने सारे काम छोड़कर इसके बारे में सोचूंगा? हद है ना। अभी तक तुमने स्कूल की जमीन का कुछ करवाया, ना ही आजाद होने वाली कोठी की पार्टी के बारे में कुछ बताया। तुम बता क्या रही हो? बस फजूल चीजें जिसका मेरे सर्कल से कोई तल्लक ही नहीं है। मुझसे घूरते हुए बोला तो मैनेजर ने सर झुका लिया था। सर, आप इस मामले को इतना इजी ले रहे हैं, ये मामला इतना इजी है नहीं। ये आपकी रेपुटेशन, इस लड़की का जिक्र अब मेरे सामने नहीं होना चाहिए, वरना तुम इस नौकरी से हाथ धो लोगे। मुझे सच में तुम्हारी फजूल चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रात की पार्टी की तैयारी करो, वरना अपनी खैर मनाओ। आज की पार्टी खत्म हो जाए तो मेरा इरादा एक वीक रेस्ट लेने का है, मैं गाँव जाऊंगा। नो सर, फिलहाल आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आप फिलहाल रेस्ट नहीं ले सकते। आपने शायद देखा नहीं सर, ट्यूसडे को बख्शी साहब की तरफ से हमें अपॉइंटमेंट भी मिल चुकी है, वो सिर्फ ट्यूसडे को ही इजी होंगे। इनकी वोटिंग काफी ज्यादा है। अगर आप लोग आपस में क्लैप कर लें तो इनकी वोटिंग से आपको काफी फायदा। ओह रियली, लाइक सीरियसली? तुम्हें सच में लगता है कि मैं बख्शी के अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहा हूँ? और तुम्हें ये क्यों लगा कि मैं इसके साथ क्लैप करना चाहता हूँ? वो हैरत से अपनी चेयर पर फेरता हुआ इसकी तरफ देखने लगा था। रियली सॉरी सर, लेकिन आप बख्शी सबसे मिलना चाहते थे, तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट के लिए अर्जी दी थी जो उन्होंने मंगल के दिन को मंजूर की थी। व्हाट द बेकार आदमी, तुमने मेरी और इसकी वोटिंग में फर्क देखा है? इससे 7 गुना ज्यादा वोटिंग है मेरी, और तुम्हें लगता है कि मैं इसके साथ क्लैप करना चाहूंगा और वो आदमी कोलैबोरेशन के लिए मुझे अपॉइंटमेंट देगा दिलरेज हैदर गर्देसी को? अमेजिंग, मैं अपने बराबर के किसी आदमी के साथ क्लैप करने को तैयार नहीं हूँ, तो मुझसे 7 गुना कम आदमी को मेरे साथ क्लैप करने के लिए मेरी तरफ से इनविटेशन दे रहे हो। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। आपने कहा था कि बख्शी साहब से मिलना पड़ेगा, और तुमने उठाकर मेरे लिए इस 2 टके के आदमी से अपॉइंटमेंट ले ली। लाइक सीरियसली, जहन्नम में जाओ तुम जुल्करनैन, तुम मासूम ज्यादा हो या अकल से पैदल ज्यादा हो, समझ में नहीं आ रहा। अपनी ये शक्ल गुम करो, कम से कम 1 हफ्ते तक मैं तुम्हारी ये शक्ल देखना नहीं चाहता। वो अपना सर अपने हाथों में गिराते इसे वहां से दफा होने का इशारा कर रहा था। आई एम सॉरी सर, मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि आज शाम को दुलकर साहब का वलीमा है। दिलरेज बेहद गुस्से से घूर रहा था जब इसने से एक अच्छी खबर सुनाने की कोशिश की थी। इरादा सिर्फ इसका मूड ठीक करने का था। इनविटेशन आया है? दिलरेज ने बेहद नरम मगर तंजिया मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। तो मैनेजर ने नफी में सर हिलाया था। अच्छा, तो फिर मुंह उठाकर चला जाता हूँ इसके वलीमे पर, जिस तरह से इसकी शादी पर गया था, राइट? फिर रिलेज हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। तो मैनेजर ने नफी में सर हिलाया था। तो फिर अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, इतना बेकार निकम्मा समझ के रखा है मुझे कि वो आदमी मुझे मुंह नहीं लगाता इसके वलीमे में जाऊंगा मैं। वो गुस्से से हाथ में पकड़ा काफी का कप पूरी शिद्दत से फेंक चुका था। अब इसे सचमुच में लगा था कि रिलेज का गुस्सा जाग चुका है, क्योंकि जब तक वो किसी चीज की तोड़ फोड़ न करे इसके गुस्से का पता ही नहीं चलता था। गुस्से में ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करता था कि इसकी दिलकश मुस्कुराहट के ठप्पर सामने वाले के मुंह पर लगते थे, लेकिन गुस्सा फिर भी समझ में नहीं आता था। इसे इतने गुस्से में देखकर मैनेजर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था। अब इसका इरादा सचमुच में 1 हफ्ते तक अपनी सर को अपनी शक्ल दिखाने का नहीं था। दादू मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ ना, रानी ने इनके पीछे पीछे आ रही थी, जबकि वो इलेक्ट्रिक चेयर का बटन प्रेस करते कभी एक कमरे में तो कभी दूसरे कमरे में भाग रहे थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सर्दियां बढ़ रही हैं, मैं हरगिज तुम्हें किसी ठंडे इलाके में नहीं जाने दूंगा और ना ही खुद जाऊंगा तुम्हारे साथ। वैसे किसी कीमत पर इजाजत देने को तैयार नहीं थे। दादू मेरे अच्छे, दादू मेरे प्यारे, दादू मेरे प्यारे काका, मेरे मुन्ना, प्लीज चलते हैं ना। वैसे भी यहाँ रहकर क्या ही करना है, बोर हो रही हूँ ना। आपकी पेंशन भी आई हुई है, खूब मजे करेंगे, दादा पोती मिलकर ऐश करेंगे ऐश। और मैं कौन सा आपको बहुत दूर चलने के लिए कह रही हूँ, ये जो अपना पहाड़ी इलाका है ना वहीं तक जाएंगे। मैंने सुना है इस गांव में बहुत खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ है। इतना ही नहीं, मैंने सुना है इस तरफ ना कोई तारीखी किला भी है। हमने तो कितने अरसे से कोई तारीखी जगह भी नहीं देखी। वहां के पटपटाते हुए जानबूझकर तारीखी लफ्ज को लंबा लंबा करके दोहरा रही थी, क्योंकि इसके दादा को तारीखी जगह देखने का बहुत शौक था। हमने तो नहीं सुना इस गांव की तरफ कोई तारीखी जगह है। तुमने कहाँ से पैदा कर ली, झूठ बोलती हो तुम हमसे। वो गुस्से से घूरने लगे थे। कसम से नहीं दादू, मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये देखिए अखबार पर मैंने कल पढ़ा है। वो भागकर अखबार लेकर आई थी और फिर इनके सामने किसी किले का नक्शा खोलने लगी, जो कि काफी ही पुराना और तारीखी बयान किया जा रहा था। ये कौन सा किला है, हमने तो नहीं सुना इसके बारे में, ना ही कभी देखा है। वो अखबार जांचते हुए देखने लगे तो वो इनके पास ही बैठ गई थी। तो चलकर देख लेते हैं ना मेरे प्यारे गोलू मोलू शेर दादू। वो एक्साइटमेंट में इनके दोनों गालों को खींचते हुए खुशी से चिढ़ी थी।
खुशी से चीखी थी। जिस तरह दादा जान पूरी तरह से अखबार की तरफ मुतवज्जो थे, साफ लग रहा था ये जगह इनकी सोचों से काफी दूर है। तभी इसे पूरा यकीन हो चुका था कि थोड़ी ही देर में दादा जान इस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सामान पैक करो सामान पैक करो लड़की, ये कौन सी तारीखी जगह है जो हमने नहीं देखी? हम चलकर देखेंगे। देख तो लेंगे दादू, लेकिन मैंने सुना है इस जगह काफी ज्यादा सर्दी है और जूता कहाँ है हमारा? वो भी कोई बहानेबाजियां करते हुए दादू को तंग करने का इरादा रखती ही थी, जब अचानक ही दादू इसकी बढ़ती हुई शरारत पर ब्रेक लगाई थी, जिस पर खिलखिलाते हुए वो फौरन बाहर भागने लगी थी। और फिर बाहर आते ही इसने आयशा को फोन करके बताया था कि वो और उसके दादू दोनों घूमने के लिए किसी तारीखी जगह पर जा रहे हैं। तकरीबन एक हफ्ते से पहले इसने वापस नहीं आना था। दादा जान के साथ खूब फिर कर ही वो आने का इरादा रखती थी, जिस पर आयशा सिर्फ इसे कोसे जा रही थी। इसकी तरह आयशा की भी इकलौती दोस्त वही थी जो इसके बगैर बोर हो जाती थी, लेकिन आयशा को यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी तरह की कोई छुट्टी करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए आयशा कहीं भी नहीं जा सकती थी। लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी से जान छुड़ा चुकी थी, इसलिए इसका इरादा मजे से हर तरफ घूमकर इन छुट्टियों को एंजॉय करने का था। दिलम काफी ज्यादा घबराई हुई थी, इसे डर लग रहा था, न जाने आज रात क्या होने वाला था। घर आने के बाद भी वो खौफ में मुब्तला थी कि आज रात भी वो इसके पास आएगा। ये सोच इसे बुरी तरह से परेशान किए हुए थी। वो इसकी शिद्दतें नहीं सह सकती थी। कपड़े कब ट्राई करोगी तुम? मेरा मतलब है चेकिंग कब होगी तुम्हारी? वो गेट ठीक से बंद करके कमरे में आते हुए से सवाल करने लगा था। अभी करूं? इसने इसे देखकर सवाल किया था। नहीं, जब मर्जी होगी तब कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे सामने ही पहनने हैं तुमने, मैं तो देख ही लूंगा जब भी पहनोगी। वो सिगरेट सुलगाता लब्बू से लगाते अपनी जेब से रिमोट के सेल निकाल रहा था। आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, इसने अचानक ही इसकी मालूमात में इजाफा किया था, जबकि वह एक नजर अपने सिगरेट को देखा फिर इसका चेहरा देखता हाँ में सर हिला गया था। ड्राइवर लोगों के दो ही नशे हैं, एक सिगरेट और दूसरी चाय। वो टीवी ऑन करते हुए बता रहा था। हाँ, आप चाय भी बहुत पीते हैं, मैं बना कर लाऊं? वो अचानक पूछने लगी थी। आज सारा दिन इसके साथ घूमते फिरते इसने कोई 10-12 कप तो चाय पिए ही थे, और इसे भी जबरदस्ती पिलाई थी। नेकियां पूछ कर नहीं की जाती। मेरी चिड़िया जाओ बनाओ, मीठा रोके पटरी ठोक के। वो मजे से हुक्म छाटता इस अंदाज में बोला था जिस तरह आज वो होटल पर चाय का आर्डर दे रहा था। इसके इस अंदाज पर दोपहर में भी इसकी हंसी निकल गई थी। आपको ज्यादा मीठी चाय पसंद नहीं है ना? इसने होटल में अंदाजा लगाया था। 2 दफा तो कप इसने वापस भेज दिया था, ये कहकर कि चाय इसकी मर्जी के मुताबिक नहीं है। चाय कौन मीठी पी सकता है? चाय नशा होती है, नशा करवा ही अच्छा लगता है। चाय बनाकर लाओ मजेदार सी चाय, रात को चाय पिए बगैर मुझे नींद नहीं आती। पर मन से चैनल बदलते हुए बोला तो इसे कल रात इसका चाय से इनकार याद आ गया था। तो कल तो आप कह रहे थे कि आपको चाय नहीं पीनी, जब मैंने कहा था कि मैं रात को चाय पी के सोती हूँ। वैसे कल वाली बात याद करवाने लगी थी, जब वो अपने बेलगाम होते जिस बात को संभाल नहीं पा रहा था। कल की याद क्यों दिला रही हो? अपनी जान साहब में अपनी जान साफ करनी है मेरी चिड़िया ना? कल की याद क्यों दिला रही हो? अपनी जान अजाब करनी है मेरी चिड़िया ने ना? मेरी चिड़िया सह नहीं पाओगी, मुझे बर्दाश्त करना इस मासूम सी चिड़िया की बस की बात नहीं। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ज़ोमेनी अंदाज में बोला तो वो अंदर तक कांपते हुए बेड से उठ गई थी। अगर अपनी जान अजाब नहीं करनी तो मुझे कल वाली कोई बात याद मत करवाना, क्योंकि अपने बेलगाम होते जज्बात के हाथों मजबूर होकर मैं नहीं चाहता कि कल सुबह तुम फिर से मुझे बेहोश पड़ी मिलो। मुझे तो डर भी है कहीं मेरे नीचे दबकर मर ना जाओ, तो इसीलिए ये रात रिहायत समझकर सुकून से सो जाना। वैसे देखते हुए बिल्कुल इसी के अंदाज में मासूमाना सी शक्ल बनाकर बोला तो वो हाँ में सर हिलाती बाहर भाग गई थी, जबकि वो नफी में सर हिलाता टीवी पर चलने वाली खबरों की तरफ मुतवज्जो हो गया था। दिल रेस कर देसी पर हुए जानलेवा हमले की तफसीलात निकाली जा रही थी। आखिर कौन है जो इनकी जान का दुश्मन बना हुआ है? एक तरफ कोई इनकी जान का दुश्मन बना है तो दूसरी तरफ कोई इनकी पॉपुलैरिटी का इतनी यंग एज में इतना बड़ा नाम कमाना लोगों का जलन और हसद में मुबतला कर रहा है। वो खबरें सुनते सुनते अचानक ही टीवी बंद कर गया था। इन लोगों से लोग हसद महसूस कर रहे होंगे। पूरा मुल्क तो इन सियासतदानों ने तबाह करके रखा है। इन पर इतने बड़े बड़े हमले होते हैं, मजाल है जो आज तक किसी सियासतदान को मौत आई हो। वह हल्का सा बड़बड़ाते हुए अपना तकिया सेट करता सिगरेट का बड़ा सा कश ले रहा था, जब अचानक इसके फोन पर कॉल आने लगी थी। पोलो हाला क्यों फोन किए जा रही हो? मैं फोन नहीं उठा रहा तो मतलब साफ है कि तुम्हारी ना तो शक्ल देखने में दिलचस्पी रही है और ना ही तुम्हारी आवाज सुनने में, तो क्यों दिमाग खराब कर रही हो? वो फोन कान से लगाता उकताए हुए अंदाज में बोला था। हाँ, पहले तो मर रहा था, हाला मेरी शादी करवा दो, हाला मेरी शादी करवा दो। और अब जब मर मर के मैं तेरे लिए लड़की ढूंढी है, तब तेरे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। आसानी से नहीं मिलती लड़कियां, बड़े पापर बेलने पड़ते हैं। बच्चे 2 लाख तो वैसे भी दे रहा था, अगर 3 लाख दे दे तो करीब ना हो जाता। अगर ती अगर 3 लाख दे देता तो गरीब ना हो जाता। जानती हूँ तेरे बस लाखों कमा के देती है। शादी करवाऊंगी तेरी, वादा कर 3 लाख देने का, फिर तो देख जो रिश्ता तेरे लिए ढूंढा है। नहीं करनी शादी, खाला नहीं चाहिए तेरा रिश्ता। अब मुझे वो बात खत्म करने वाले अंदाज में बोला था। एक बात सुन तो ले अब्रक, इस दफा जो मैंने तेरे लिए दुल्हन ढूंढी है ना, वो तेरे लिए फायदेमंद साबित होगी। 2 बच्चों की माँ है और उम्र भी तुझसे कोई 5-6 साल ही ज्यादा होगी। हाँ, तेरी तरह गोरी चीटी नहीं है, पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन है तो औरत ही ना। बस निकाह में अपना घर नाम लिखना पड़ेगा तुझे। खैर अगली बंदी की सिक्योरिटी भी तो कोई
चीज़ है ना। कल को अगर इसके साथ तेरे बच्चे हो जाएं तो इसके बाकी बच्चों का क्या होगा। वो तो शादी ही अपने बच्चों के लिए कर रही है, बस इसी वजह से वो लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा इनके नाम हो जाए। देख अब रख, तेरा इस दुनिया में आगे पीछे कोई है नहीं जो तेरी गारंटी लेगा। मैं तेरी गारंटी ले रही हूँ, लेकिन दिलम अब्रक्षा। हाला पता नहीं क्या क्या बोल रही थी जब अचानक ही इसने बस इतना कहकर इसे रोक दिया था। मेरी बीवी का नाम है हाला, अच्छा है ना, पसंद आया। उम्र 18 साल, 12 जमातें भी पास की हैं, चिट्टी गोरी भी है, बल्कि इतनी खूबसूरत है कि तुम जैसी औरत देखे तो अपनी आंखों में खुद ही सरिया घुसाकर खुद को अंधा कर ले। हक मेरे में भी कुछ भी नहीं लिखवाया, कोई शादी नहीं, कोई बच्चा नहीं, अपनी बीवी को छूने वाला पहला मर्द मैं हूँ। कल से मेरी जिंदगी में शामिल है और खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसे में मैं तुम्हारी वाली का क्या करूंगा। जो अब जवाब दो मुझे, वो पुरसुकून अंदाज में बोला था, जबकि हालत तो जैसे सकते में आ गई थी। हाय हाय हाय, सड़क पर पड़ी मिली है तुझे, आया बड़ा 18 साल की दोशीजा मिल गई। कोई खौफ देखा है, नशे वशे फूंकने शुरू कर दिए हैं। फ्री में यहाँ कोई अपनी टूटी चप्पल ना दे किसी को। तुझे किसने लड़की दे दी? ना तू है क्या, तेरा खानदान क्या है, बिरादरी क्या है, ना तेरे साथ तेरे माँ बाप, बस 4 कमरों का वह पुराना सा मकान, और बस रखकर तू समझना क्या है, तुझे लड़की मिल गई है। और बस रखकर तू समझता क्या है कि तुझे लड़की मिल जाएगी। हाला को अपने हाथों से अपने 3 लाख निकलता हुआ महसूस हुआ तो फौरन ही जहर उगलने लगी थी। क्या हुआ हाला, तुझे तो मिर्चें लग गई। रुक जा हाला, मेरी चिड़िया मेरे लिए चाय बनाकर लाई है। रुक जा, मैं तेरे लिए पूछता हूँ। दिलम, मेरी हाला आएंगी कल, तो इनको चाय बनाकर पिलाओ की। हाला के अंदाज से वो समझ चुका था कि आग स्वरूप जोर पकड़ चुकी है, इसीलिए हाला को मजीद जलाने के लिए इसने अपने मोबाइल का वॉइस ओपन किया था। हाँ क्यों नहीं, आपकी हाला कहाँ होती हैं, कब आएंगी? मैं इनके लिए खाना भी बना के रखूंगी। वो खुश होते हुए चाय का कप इसके हवाले करते हुए बोली थी, जबकि वो कप थमता मोबाइल का वॉल्यूम कम करते हुए वापस अपने कान से लगा गया था। हाँ हाला, मेरी चिड़िया पूछ रही है कब आओगी। कल आ जाना, और शगुन वगैरह लाने की जहमत करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो मजे से कहते अचानक ही इसके बेड पर बैठने पर इसका बाजू खींचकर अपने करीब कर गया था। वो क्या है ना, मैं चाहता नहीं मेरी बीवी को कोई गाली नजर लगे, वरना तुझे तस्वीर भेज देता। मर जा तू, अबरक सुकून ना आए तुझे। मुझे हवार करके खुद अपने लिए लड़की ढूंढ कर लाया है। इस वक्त तो मर रहा था, बस बीवी मिल जाए तो बच्चों की माँ हो या 16 बच्चों की फर्क नहीं पड़ता। अब धोखा दिया है तूने मुझे, सुकून ना आए तुझे। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए इसे बददुआएं देने लगी थी, जबकि अबरक ने फोन बंद करके एक तरफ फेंका और फिर इसे अपने मजीद करीब करते हुए साइड से चाय का कप उठाकर अपने लबों से लगा लिया था। अब तो क्या है, हाँ मैंने कहा था कि तुम्हें छुट्टी है आज रात की, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं आज रात के लिए पोपट बच्चा बन जाऊंगा। तुम्हारे गाल इतने नरम नरम कैसे हैं। वो अपनी बात मुकम्मल करता दूसरी भी शुरू कर गया था, जबकि वो हैरत से सुन रही थी। ये ऐसे ही है हमेशा से। वो अपने सुरख होते गालों पर हाथ फेरते हुए बोली तो इसने इसका हाथ थाम लिया था और फिर इसके गालों पर झुकते हुए नरमी से चुमता पीछे हटा तो वह मजीद सुरख होने लगी थी। मेरा कश्मीरी सेब, मुझे अपनी किस्मत से जलन हो रही है। अगर तुम नहीं मिलती तो हाला ने मुझे अपनी जैसी कोई खाला करवा देनी थी। यार इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है मेरी। वह इसके गालों को दोबारा से अपने होठों से छूने लगा था। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। इसके हाथ को अपने हाथों में थामते वो इसे गुस्ताखियां करने से रोक रही थी, लेकिन इसके होठों को कैसे लगाम डालती जब इसने आहिस्ते से इसके गालों पर अपने दांत गाड़े थे। छोड़ो, दफा करो, समझने वाला कुछ है ही नहीं। चाय अच्छी बनाई है, मुझे ऐसी ही पसंद है। टीवी बंद हो गया। इसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर बिखरती महसूस करके वो पूरी तरह से खौफ से इसका ध्यान बटाने लगी थी। कोई अच्छी खबर आ ही नहीं रही, सब बेकार। तो बंद ही करना था ना मेरी क्यूट सी चिड़िया। वैसे तो मेरा ध्यान खुद पर से हटा नहीं पाओगी। वह इसके दोनों गालों को खींचता इस बार इसके लब्बों को पूरी शिद्दत से चूम गया था। मेरा नाम दिलम है, चिड़िया नहीं। वो इसकी मुच्छों की चुभन से अपने सुर्ख होते रुखसार पर हाथ रखती इसे फिर अपना नाम बताने लगी थी। इसे यही लग रहा था कि शायद इसका नाम इसे मुश्किल लगता है और वह भूल कर इसे चिड़िया कहता है। तुम चिड़िया ही हो जो एक शिकारी के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुकी है। अभी नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हें अच्छे से एहसास होगा कि ये शिकारी कितना खतरनाक है। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, अभी न सही लेकिन आने वाले दिनों में तुम हर रोज पछताओगी ये सोचकर कि किस के हवाले कर दी अपनी छोटी सी जान। मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। वो उसके दोनों गालों को बारी बारी शिद्दत से चूमता इसके लबों को भी कैद कर गया था। मुझे अभी से पता चल गया है, वो उसकी बाहों में लड़सते हुए बोली। तो वह एक लम्हे के लिए इससे दूर होता इसका चेहरा देखने लगा, फिर अचानक ही कमरे के दूर दीवार के साथ इसका जिंदगी से भरपूर कहका गूंजा था। अभी कहाँ जाने मन, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस कदर खतरनाक हूँ, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें आज की छुट्टी है। वैसे अपने सीने में छुपाते हुए अपने बेताब लबों का बेकरार लम्स इसके पूरे चेहरे पर बिखेरने लगा था, जबकि वो बुरी तरह से लड़सती हुई इसके सीने में छुपती हुई अपना चेहरा पूरी तरह इसके सीने में दबा गई थी ताकि इसके लबों को कोई रास्ता ना मिले।
लेकिन वह इंसान इसकी सोच से ज्यादा बेशर्म साबित हुआ था, क्योंकि अपने चेहरे पर ना सही लेकिन अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर वह इसकी मूंछों की गहरी चुभन महसूस कर रही थी। इतना सच के यहाँ आने की क्या जरूरत थी अर्शिया? मैंने तुम्हें मना भी किया था, लेकिन तुम भी ना आज भी दुल्हन बनकर आ गई हो। कल भी तुमने अच्छा खासा हंगामा किया था। कितने लोग बातें कर रहे थे, कैसी कैसी बातें सुनने को मिली है कल, लेकिन तुमने जरा होश के नाहन लिए नहीं लिए। मैंने तुम्हें कहा भी था कि पार्लर जा रही हो तो हल्की फुल्की तैयारी करना, लेकिन नहीं, अब आ गई हो दुल्हन बनकर यहाँ पर। सैरिश बेगम इसे देखते हुए बोली थी, जो वलीमे के हाल में शान बेनियाजी से हर तरफ घूम रही थी। अम्मी, क्या मसला है आपको? एक शादी आई है पूरे खानदान में, इसमें भी आप लोग चाहते हैं कि मैं तैयार ना हूँ? मुझसे नहीं बना जाता बहन जी टाइप। मैं नहीं कर सकती अपना दिन किसी के लिए बर्बाद। अगर मेरी मौजूदगी में आपकी लाडी दानीर दुल्हन नहीं लगती तो ये इसका कसूर है। खुद को बनाना संवरना इसे नहीं आता तो मैं क्या करूं? मैं तो हमेशा से यूं ही तैयार होकर रहूंगी। वैसे भी अब इसकी शादी हो चुकी है, इसकी जिंदगी आगे टिपिकल हाउसवाइफ जैसी होगी, सिवाय अपने शोहर और घर के। इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में आने वाले 2-3 सालों में खूब एंजॉय करूंगी, और शादी के बाद भी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। वो मजे से कहते अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट को घुमाने लगी, जब अचानक इसकी नजर ब्रेसलेट के पिछले साइड पर पड़ी, जिस पर कुछ लिखा हुआ महसूस हुआ था। इसने गौर से देखा तो इसके पीछे दुलकर का नाम लिखा था। अम्मी, इसके पीछे तो दुलकर का नाम लिखा हुआ है। इसने अपने नाम का ब्रेसलेट मुझे क्यों दिया? वो तो ऐसे ही सुबह तैयारी कर रही थी तो इसे ड्रेस के साथ कुछ मैचिंग नहीं मिला। इसे लगा वो ये ब्रेसलेट ही पहन ले, लेकिन इसके पीछे तो वो ब्रेसलेट खोलकर अपनी माँ को दिखाने लगी थी, जिसके पीछे सचमुच में दुलकर का नाम लिखा था। हो सकता है ये ब्रेसलेट इसने अपनी बीवी के लिए बनवाया हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जिद पूरी करने के चक्कर में इसे तुम्हारे हवाले कर दिया हो। तुम भी तो पीछे ही लग गई थी ना इसके। अम्मी जरा सख्ती से कहने लगी थी। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था कि इसके हाथ में दुलकर के नाम का ब्रेसलेट था। अम्मी, मैं पीछे लग गई थी अलग बात है, लेकिन फिर भी अपनी बीवी का कोई भी गिफ्ट मेरे हवाले क्यों करेगा? और वैसे भी इसके भाई ने पैसे दे दिए थे तो फिर ये वापस तो ले सकता था ना। इसने नहीं लिया क्योंकि शायद वो ये ब्रेसलेट मुझे ही देना चाहता था। वो इन्हें समझाते हुए बोली तो सैरिश बेगम ने एक नजर इसे देखा था, फिर गुस्से से इसे छोड़ते हुए मेहमानों की तरफ मुतवज्जो हो गई। नसीर साहब के सर्कल के सारे लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। दुरकल के सर्कल के भी वही लोग थे, कुछ पुलिस वाले, इनकी फैमिलीज और कुछ जानने वाले लोग जिनके साथ पुलिस वाले अपने तलकात मजबूत रखते थे। वही सारे लोग जो कल शादी में थे आज भी वलीमे पर शामिल थे। ऐसे में वो अपनी बेटी को किसी तरह की बेवकूफ़ी करने की इजाजत नहीं दे सकती थी, लेकिन इनकी बेवकूफ़ बेटी पता नहीं क्या क्या सोच रही थी और न जाने क्या क्या कर रही थी। अमेजिंग, मेरी बहन का शोहर ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट दे रहा है, और वो भी अपने नाम का। कोई ना कोई वजह तो जरूर है। हो सकता है मैं इसे पसंद हूँ, लेकिन पापा की जल्दबाजी की वजह से। और अगर ऐसा नहीं भी है तो फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे पास इसके नाम का ब्रेसलेट है, और ये बात तो इसकी बीवी को पता होनी ही चाहिए। इसने एक नजर स्टेज की तरफ देखा था, जहाँ आविया और रोशाने दोनों ही स्टेज पर इसके पास बैठी न जाने क्या करने में मसरूफ थी। हाँ, थोड़ी देर के बाद वो दोनों इसके कान में कोई ना कोई सरगोशी करती, जिस पर वो घूंघट में ही मुस्कुराकर इन्हें जवाब देने लगती। अब इस तक इसने घूंघट ले रखा था और टू के सामने भी इसे घूंघट उठाने की इजाजत नहीं थी। इस सोच ने अर्शिया को झंझोड़ कर रख दिया था। ये दुलकर काफी सख्त मिजाज इंसान था, इतना तो इसके अंदाज से ही समझ चुकी थी, लेकिन वो अपनी बीवी को इस तरह पाबंद करने वाला था ये इसको नहीं पता था। और अगर इसकी शादी दुलकर के साथ हो जाती तो वो कौन सा इसके दबदबे में आने वाली थी? इसे तो अपनी मर्जी से ही जिंदगी गुजारनी थी ना। और वैसे भी इसे मतलब इसके पैसों से था ना कि इससे। लेकिन वो सोच रही थी, अगर इसका भाई इतना अमीर है, इतना बड़ा साइंसदान है, तो वो क्यों एक मामूली सी पुलिस की नौकरी करता है? इसका तो घर भी मामूली सा ही था। खैर, इसने जाकर देखा नहीं था इसका घर, लेकिन फिर भी वो ये सोचकर कंफ्यूज जरूर थी कि अगर इसका भाई इतना ज्यादा अमीर था तो दुलकर क्यों इतनी मामूली सी नौकरी कर रहा था, क्यों इतनी आम सी जिंदगी गुजार रहा था। इसने दुलकर को स्टेज की तरफ जाते देखा तो इसने भी तेजी से कदम स्टेज की तरफ बढ़ाए थे, क्योंकि इसके मुताबिक इसकी बीवी को पता होना चाहिए कि इसके हाथ में दुलकर के नाम का ब्रेसलेट था, और इस बात पर वो इसके एक्सप्रेशन भी चेक करना चाहती थी। शुक्र है भाई आप आ गए। मैं और आविया फोटोज बनाने जाना चाहती थी, लेकिन आपने हमें बहुत इंतजार करवाया। अब संभाले अपनी बेगम को, हम तो जा रहे हैं। हमने बहुत सारी पिक्चर्स बनानी है। चलो आविया, तुमने वो इंटरेस्ट वाला एरिया देखा था, वहां पर फोटो शूट करेंगे, चलो मेरे साथ। इसने आते ही रोशानी आविया का हाथ हमें से नीचे लेकर जाने लगी थी, जबकि दुलकर मुस्कुराकर इन्हें भेजता खुद अपनी बीवी के पास आ बैठा था। थक तो नहीं गई? वैसे तो इतना बोरिंग फंक्शन में इंसान थकने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ये सब कुछ जल्दी खत्म करवाने की। वो इसके पास बैठते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी खत्म करवाने की। मुझे लगता है आप थक गए हैं। इसे कुछ उकताए हुए देखकर वो अंदाजा लगाने लगी थी। हाँ, मैं तो थक गया हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक अदद बीवी है जो मेरी हर तरह की थकान उतार सकती है, तो मुझे ये टेंशन नहीं। वैसे तुम्हें भी थकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात को मैं तुम्हें बहुत थका ही दूंगा। वो शरारती अंदाज में इसके कान में सरगोशी कर रहा था। इसका अंदाज दिल
दानिर को लम्हे में सुरख कर गया था। आप प्लीज मेरे सामने ऐसी बेशर्मी वाली बातें ना करें। अपनी हथेलियों को पसीने से भीगता महसूस करके वो बोली थी, क्यों ना करूं? मैं तो इससे भी ज्यादा बेशर्मी वाली बातें करूंगा। अंधेरा तो ढलने दो, अब तो बीवी मिली है हर तरह की बातें करने के लिए। मैं तो इससे ज्यादा बेशर्मी वाली बातें करूंगा। बस ये शाम ढलने का इंतजार करो। किससे बातें करेंगे? मैं तो शाम को चली जाऊंगी ना अपने घर, बल्कि मैं तो हाल से ही चली जाऊंगी। अभी बाबा कह रहे थे कि वो हाल में ही मुझे रस्म करने ले जाएंगे। वो अचानक ही चह कर बोली तो वह हैरत से देखने लगा था। कौन सी रस्में जाने मन? सारी रस्में हो गई हैं, अब तुम मेरी और मैं तुम्हारा। बस के घूंघट को मसीह थोड़ा नीचे करते हुए इसके हाथों को भी अंदर कर गया था, जैसे इसके हाथ भी किसी को ना दिखाना चाहता हो। अरे रस्म होती है मकालवे की, जिसमें दुल्हन वलीमे के बाद अपने घर जाती है, फिर अगले दिन शौहर इसे लेने के लिए आता है। आपको नहीं पता इस रस्म के बारे में? दानिर घूंघट के नशे से देखते हुए सवाल करने लगी तो इसने नफी में सर हिलाया था। नहीं, मैं नहीं मानता ऐसी फजूल की रस्म को, ना तो मैं ऐसी कोई रस्म करनी है। वो फौरन मुकरा था। अरे ऐसे कैसे नहीं करनी, ये सबसे अहम रस्म होती है, बाकी सारी रस्में की हैं ये भी होगी। मैं तो जाऊंगी अपने बाबा के पास। वो कुछ परेशानी और मायूसी से बोली थी। अच्छा ठीक है बाबा, चली जाना तुम अपने घर। बल्कि ऐसा करते हैं, वलीमे के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ, फिर वहां से हम अपने घर चलेंगे। तुम्हारी रस्म भी हो जाएगी और तुम मेरे साथ भी आ जाओगी। नहीं, ऐसे नहीं होता, रात को रुकना पड़ता है अपने घर पे। कभी कभी एक रात, कभी कभी 2-3 रातें भी रुक सकते हैं अपनी मर्जी से। वो इसे देखते हुए बोली तो इसने अब की दफा कोई जवाब देने के बजाय सामने से आती अर्शिया को देखा था। हाय जीजू, कैसे हैं आप? दानी, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? इस तरह तो तुम्हारा सारा मेकअप भी खराब हो जाएगा इतने लंबे घूंघट में। वो इसके पास बैठते हुए बोली थी। जब अगले ही लम्हे इसने इसका घूंघट हटाना चाहा, लेकिन दुल्हन ने इसका हाथ पकड़कर वहां वापस घूंघट नीचे कर दिया था। इसके यूं अचानक हाथ पकड़ने पर अर्शिया के लब्बों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी थी, जिस पर वो फौरन ही इसका हाथ छोटा माजरत करने लगा। सॉरी अर्शिया, घूंघट मत हटाओ। मैं नहीं चाहता मेरा बीवी का चेहरा कोई भी देखे। इसके अजीब से अंदाज पर मुस्कुराने पर वो अपनी गलती का अंदाजा लगा गया था। इट्स ओके जीजू, कोई बात नहीं, वैसे भी आपका हक बनता है। ये देखिए आपका ब्रेसलेट कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे हाथ पे। मुझे तो बहुत पसंद आया, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। मैंने आज ही पहन लिया। जानती हूँ दानिर, इस ब्रेसलेट के पिछले जीजू का नाम लिखा है। इसने एक्साइटमेंट में बात शुरू करते हुए एन पर सरगोशी नुमा अंदाज में कहते अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उलकर की तरफ देखा था। हाँ, क्योंकि ये ब्रेसलेट मैंने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, लेकिन फिर निकाह के बाद इसकी खूबसूरती देखकर मैं नहीं चाहता था कि इसे ये मामूली सा गिफ्ट दूं। मेरी बीवी के सामने इस ब्रेसलेट की खूबसूरती की कोई मैनी नहीं रखती। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ये मामूली सा ब्रेसलेट डिजर्व नहीं करती। मैं इसे बहुत खास तोहफा दूंगा, सो मैंने ये तुम्हें दे दिया। तुम्हें पसंद आया, मुझे खुशी हुई। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जैसे इस ब्रेसलेट की वैल्यू से बता रहा था, जबकि अर्शिया का हंसता मुस्कुराता चेहरा लम्हे में तारीख हो गया था। और फिर वो एक लम्हा भी वहां नहीं रुकी थी। वो तेजी से स्टेज छोड़ती नीचे की तरफ चली गई तो एक दफा फिर से इसकी रस्म की तकरार शुरू हो चुकी थी। इसे एक कमरे में बंद किया गया था। ये जेल का ही कोई कमरा था, जहां पर न जाने से कब तक रुकना था। पिछले 22 घंटे से वो यहाँ पर थी। इसे खाना दिया गया था जो वो चंद लम्हे में ही ले सकी थी। पुलिस के मुताबिक एक बहुत ही खतरनाक केस था, जिसमें दहशतगर्दी में काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें लड़कियां जगह जगह हॉस्टल में भेजी गई थी मालूमात निकालने के लिए। उन लोगों का मकसद काफी लोगों को जानी नुकसान पहुंचाना था। पुलिस के अलावा आर्मी भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी। कबीर ने इसके साथ काफी सख्त रवैया रखा था, लेकिन 2-3 थप्पड़ों के बाद ही इंस्पेक्टर अरहान ने कमरे में दाखिल होते कह दिया था कि लेडीज नफरी को यहाँ बुलाया गया है, वो खुद ही आकर पूछताछ करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि इंस्पेक्टर कबीर किसी लेडीज पर हाथ ना उठाए। वैसे तो इसके पास लीगल लाइसेंस था किसी भी मुजरम के साथ जारहाना सलूक करने का, लेकिन यहाँ वो अपना हाथ रोक गया था, क्योंकि जो भी था अब तक वो लड़की मुजरम साबित नहीं हुई थी। जबकि कबीर का कहना था कि मासूम चेहरों के पीछे अक्सर मुजरम ही छुपे होते हैं, इसलिए इसे ना तो इस लड़की पर कोई तरस आ रहा था और ना ही वो तरस खाने का इरादा रखता था। हर थोड़ी देर के बाद इसे पूछताछ करने के लिए कुछ लोग अंदर आते थे। इसे वापस जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया जाता। वो लोग इस पर काफी ज्यादा सख्ती कर रहे थे, लेकिन अगर वो किसी चीज के बारे में जानती ही नहीं थी तो वो इन्हें क्या ही बता सकती थी। इन लोगों का बस एक ही मुद्दा था, जमूद के बारे में वो क्या जानती है। जमूद कौन था, क्या था, कोई इंसान था या किसी मशीन का नाम? वो किसी चीज के बारे में नहीं जानती थी। वो इन्हें क्या ही बता सकती थी। इनके सवालों के जवाब में वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। अब तक इसे अगर किसी अफसर में थोड़ी सी नरमी नजर आई थी तो वो इंस्पेक्टर अरहान था, जो कबीर को इसे मारने से रोकने के लिए अंदर आया था और फिर खुद ही इसकी निकाह पट्टी उठाकर इसके हवाले की थी। इसका कहना था कि वो एक बापर्दा लड़की है, इसलिए बेहतर कोई बीमारी इसके पास ना जाए। इस काम के लिए लेडीज को हायर किया गया है और वही आकर पूछताछ करेंगी, जिस पर कबीर गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया था। लेकिन अपने पीछे वो अपना खौफ अपनी दहशत छोड़कर गया था। वो इसके नाम से खौफजदा हो गई थी। इसके चेहरे पर नील के निशान थे जो थप्पड़ कबीर ने इसके मुंह पर मारे थे। इसके बाद वो खौफ से लरस रही थी। ना जाने इन लेडीज कोप्स ने आकर इसके साथ क्या करना था। इंस्पेक्टर अरहान, समझने की कोशिश करें, आपकी छुट्टी मुमकिन नहीं है। इतना अहम केस है, ऊपर से इंस्पेक्टर दुलकर के अलावा DIG साहब भी छुट्टी पर है। सर, मैं सिर्फ हाफ डे छुट्टी चाहता हूँ। मेरे दोस्त का वलीमा है सर, प्लीज जाने दे मुझे। जो लड़की पकड़ी गई है इसकी पूछताछ लेडीज को करनी है, हमें क्यों यहाँ रोका गया है?
सर वलीमे का खाना खत्म हो जाएगा, सिर्फ बर्तन धोने के लिए हाल में नहीं जाना चाहता। सर आप इंस्पेक्टर डोलकर को जानते हैं ना, वो मुझसे बर्तन धुलवाएगा। वक्त पर इसके वलीमे पर ना पहुंचने की वजह से वो इनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला तो सामने खड़ा सब इंस्पेक्टर मुस्कुरा दिया था। अच्छा ठीक है, 2 घंटे मजीद रुके, फिर आप चले जाइएगा, जब तक लेडीज को आती हैं तब तक तो रुके आप। वो इसे देखते हुए बोल रहे थे, जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक देता कबीर अंदर हुआ था। सर मैं इस लड़की की मालूमात निकाल रहा हूँ। हॉस्टल में इसकी मालूमात के मुताबिक इसके 3 भाई यहाँ शहर में कहीं पर काम करते हैं। एक भाई की तो वहाँ पर कोई शॉप भी बता रही थी। आगे पीछे हर जगह पता किया गया है, लेकिन इस लड़की के भाई को किसी भाई की कोई शॉप वहाँ पर मौजूद नहीं। इसके अलावा कॉलेज में इसका एडमिशन हुए 13 दिन हुए हैं, वहाँ पर इसकी मालूमात नहीं मिली। पूछताछ करने पर पता चला कि लड़की हमेशा चुपचाप रहती है, किसी से कोई बात नहीं करती, अजीब मशकूक तरह की पर्सनैलिटी है। अगर कोई लड़का इससे करीब बढ़ता है तो उठकर वहां से भाग जाती है और लड़कियों से भी खास फासला बनाकर रखती है। यहीं से अंदाजा लगा लीजिए सर कि इस लड़की की शख्सियत में कोई झोल है। कबीर इसके सामने फाइल रखते हुए कहने लगा तो रहान ने आंखें घुमाई थी। इंस्पेक्टर कबीर, एक लड़की जो रिजर्व नेचर की है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, किसी को ज्यादा अपने आसपास नहीं रहने देती, तो वह मशकूक है। क्या बात है, आप इसके भाइयों के नाम जानते थे? आप जानते वो क्या काम करते थे? आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि इसके भाई इस एरिया में है ही नहीं? अरहान इसे देखता गुस्से से बोला था, जबकि कबीर इसे जवाब न देते हुए सामने खड़े सब इंस्पेक्टर को जवाब देने लगा। सर मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले चुका हूँ। अब इसके भाई एक दिन में तो नापैद होने से रहे। यहाँ तक इस लड़की के बयानात में एक जैसे नहीं है। पहले इसके बाबा किसान थे जो कि अपने गांव से बाहर नहीं निकलते थे। अब इसके बाबा को जागीरदार हैं जो इसका निकाह कुरान पाक से कर रहे थे, जिसकी वजह से इस लड़की को घर से भागना पड़ा। हॉस्टल के कागजात पर इसका तलक बलूचिस्तान से है, जबकि लड़की का कहना है कि इसका तलक सिंध से है। अजीब अजीब कहानियां हैं। इससे एड्रेस पूछा तो आगे से बताने से साफ इनकार कर दिया। कहती है मैं अपने घर का एड्रेस नहीं दे सकती, वरना इसके बाबा इसे मार डालेंगे। ऐसे में इंस्पेक्टर अरहान का कहना है कि लड़की पर सख्ती नहीं करनी चाहिए, लड़की मुंह पर झूठ बोल रही है और इस पर सख्ती नहीं करनी चाहिए। वो अरहान को भी बीच में शामिल करते हुए अपना मुद्दा बयान कर रहा था। मैंने ये नहीं कहा कि लड़की पर सख्ती नहीं करनी चाहिए, मैंने ये कहा कि आपको इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं मानता हूँ आपके पास हर तरह की इजाजत है मुजरम से जुर्म साबित करवाने के लिए, लेकिन फिर भी पहले इसे लेडीज कोप के हवाले करें। अगर लेडीज कोप नाकाम होती है तब आप अपने तरीके पर आ जाएं। मेरी बस इतनी सी दरखास्त है। मैं नहीं चाहता कि इस लड़की के बेगुनाह होने पर बाद में आपको अफसोस हो। और रियली इंस्पेक्टर अरहान, आपको लगता है मैं किसी तरह का अफसोस करूंगा? सबसे पहली बात कि वो लड़की बेगुनाह है ही नहीं, और दूसरी बात कि अगर वो लड़की बेगुनाह है भी तो अपना काम कर रहा हूँ। शायद आप नहीं जानते, लेकिन मैं आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए आपको ये बात बता देता हूँ कि इस केस में जरा सी लापरवाही पर नुकसान सिर्फ मुझे होगा, ना तो किसी लेडीज को और ना ही आप में से किसी अफसर को। यहाँ का नुकसान सरासर मैं झेल रहा हूँ, तो इस केस को भी मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दिया जाए। वैसे भी मुजाहिद साहब ने इस केस की सारी जिम्मेदारी मुझे दी थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मेरे मामलात में इंटरफेयर करना चाहिए। वो बोल कम दहाड़ ज्यादा रहा था, जबकि अरहान ने अब की दफा कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि ये बात सच थी। अगर इस केस में जरा सी भी ऊंच नीच होती तो सरासर नुकसान कबीर को ही झेलना पड़ता। सिर्फ एक मुजरम की मौत की वजह से इसकी पोस्ट से हटा दिया गया था। पहले तो इसे अपनी पोस्ट हासिल करनी थी और प्रमोशन के लिए हाथ पैर चलाना था। इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर लगने में इसने तकरीबन 6 साल की मेहनत की थी और फकत कानूनी लापरवाही से एक सीढ़ी नीचे गिरा गई थी। इस बात में कुछ गलत नहीं था कि इस केस में अगर किसी का नुकसान हुआ था तो वो सिर्फ और सिर्फ अजन कबीर था। वो 6 साल की मेहनत खराब करने का अफसोस करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे रहा था। ये इसकी काबिलियत ही थी। और ये केस पूरी तरह से डीएसपी मुजाहिद के अंडर था और डीएसपी मुजाहिद ने इस केस की हर तरह की जिम्मेदारी कबीर के हवाले कर दी थी और इस केस को अपने तरीके से हैंडल कर सकता था। ऐसे में से बीच में किसी दूसरे तीसरे का आना ही पसंद नहीं था। वो तो लेडीज कोप्स के आने के हक में भी नहीं था, लेकिन यहाँ वो बेबस था क्योंकि मुजरम एक लड़की थी। अब इनकी बहस खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर लेडीज कोप की गाड़ी आ गई, तो वह तेजी से बाहर निकल गया था, जबकि इसे लेडीज कोप्स को अंडर हैंड काम समझाना था। किसी तरह का तरस खाने की जरूरत नहीं है। अब तक जितनी भी कहानी बनाई है सबकी सब झूठी ही है। बस असल मुद्दे पर आओ। सबूत के बारे में पूछो। जब तक मुंह से सच ना निकालते तब तक तुम लोगों को इसका कत्ल भी माफ है। वो परसुकून अंदाज में अपने असूल लोगों पर लागू कर रहा था, जबकि सामने 4 अच्छी हंसी मस्कुलर कोप्स इसके सामने खड़ी थी। कमरे से निकलता रहान तेजी से इनके पास आया था। कबीर, मुझे तुमसे बात करनी है, 1 मिनट के लिए प्लीज प्लीज। वो इसे इशारा करते हुए एक तरफ बुलाने लगा, तो कबीर ने आंखें घुमाते हुए इसके पीछे बाहर तक का रुख किया था। कबीर, मैं जानता हूँ इस केस में मेरा कोई तल्लक नहीं है, लेकिन मुझे वो लड़की बेकसूर लग रही है। क्या तुम मुझे सिर्फ 1 दिन का वक्त दे सकते हो? मैं अपनी तरफ से इसकी मालूमात निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके भाई यहाँ पर हमें नहीं मिले और इस लड़की का तल्लक बलूचिस्तान से नहीं हुआ तो ये केस तुम्हारे अंडर ही रहेगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही करना। लेकिन कबीर, मुझे वो लड़की मुजरम नहीं लगती। मुझे बस 1 दिन का वक्त दे दो। देखो, 1 दिन में ना तो तुम्हें तुम्हारी पोस्ट वापस मिल जानी हो, ना ही ये केस हल हो जाना है। प्लीज समझने की कोशिश करो। वो छोटी सी बच्ची है। मैं यकीन से कह सकता हूँ इस लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ 1 दिन। वो मिन्नतें
कर रहा था, जबकि कबीर गुस्से से घूर रहा था। एक दिन मैं एक सेकंड इस केस पर बर्बाद नहीं करना चाहता इंस्पेक्टर अरहान, और बेहतर होगा कि आप अपने केस की तरफ फोकस करें। आपको भी काफी मुश्किल काम सौंपा गया है, दूसरों को इनके काम करने दें। तुम ठीक कहते हो कबीर, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ। मैं बस एक दिन का वक्त ही तो मांग रहा हूँ। देखो कबीर, अगर ये लड़की बेगुनाह निकली तो सबसे ज्यादा पछतावा तुम्हें ही होगा। बाद में अगर वो तुम्हारी तशद्दुद से मरी, या फिर एक दिन बर्बाद नहीं कर सकता मैं अरहान। मैं तुम्हें 4 घंटे दे रहा हूँ। मैं 4 घंटे तक इन लेडीज कोप्स को किसी तरह का हुक्म नहीं दूंगा, लेकिन 4 घंटे में अगर तुम इस लड़की को बेगुनाह साबित करने में कामयाब ना हुए तो इसे मुजरिम मैं अपने तरीके से साबित करूंगा। वो कहते हुए फौरन अंदर की तरफ बढ़ गया था, जबकि अरहान गहरा सांस लेता तेजी से थाने से बाहर निकला था। अंकल, ये रस्म जरूरी है। मेरा मतलब है, क्या ये मुकाबले की रस्म जरूरी है? वाकई होती है? मैंने तो कभी इसके बारे में ना सुना है, और ना ही हमारे खानदान में ये रस्म होती है। वो इनके पास आते हुए कहने लगा, जबकि इसकी बात सुनकर वो थोड़े से उलझ गए थे। बेटा, ये रस्म है और सारी रस्में होती हैं। शायद आपने इस रस्म के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन इसमें वलीमे के बाद लड़की को घर लेकर जाया जाता है। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, हम बस आज लेकर जाएंगे, अभी थोड़ी देर में। आप कल शाम को आकर ले जाइएगा, कोई मसला नहीं, बस इतनी सी तो बात है। नसीर साहब इसे देखते हुए कहने लगे थे, जबकि वो हल्का सा सर खुजाकर हाँ में सर हिला गया था। मतलब ये रस्म हर कीमत पर होनी है? वो कुछ मायूस सा लगा तो नसीर साहब मुस्कुरा दिए थे। जी बेटा, ये रस्म तो होनी ही है, बल्कि ये रस्में तो बनाई ही अदा करने के लिए गई हैं। आप फिक्र ना करें, आप कल शाम को आकर अपनी अमानत ले लीजिएगा। वैसे देखते हुए कहने लगे तो वो सर हिलाता उठकर ब्राइडल रूम में आ गया था। यार, ये चीटिंग है, चीटिंग कर रहे हैं सब मेरे साथ। मेरी बीवी मुझे दे दी है तो अब क्या तुक बनती है वापस लेने की? वो इसके पास आते हुए कहने लगा था। थोड़ी देर पहले वो खुद ही इसका हाथ पकड़कर इसे ब्राइडल रूम में आराम करने के लिए छोड़कर गया था। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे थे और इसे इसकी बीवी से दूर किया जा रहा था। ये चीटिंग कैसे है? रस्में तो सारी करनी पड़ती है ना। इसके सोफे पर बैठने पर वो फौरन अपना ड्रेस संभालती जरा सा पीछे हुई थी। जब वो इसे थमकर इसके चेहरे से घूंघट हटाते हुए इसके चेहरे पर झुक गया था। मुझे नहीं पसंद, इसके बाद हम कोई फजूल रस्म नहीं करेंगे। जो भी रस्में करनी है इसे एक चक्कर में करके आ जाना। मैं अपनी बीवी नहीं देनी, मेरी बीवी मेरी है, अब तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। वो नरमी से इसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए इसके लबों पर झुका था, जबकि वो इस बात पर एहतजाज करना चाहती थी। इसके लबों का लम्स अपने लबों पर महसूस करके सांसें रोक गई। उफ, क्या मसला है? जब मैं किस करना शुरू करता हूँ तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं। मुझे भी सांसें घुटने का मौका दो, मैं ये तुमसे बेहतर करके दिखाऊंगा। तुम मुझे मौका ही नहीं दे रही। चलो अब फिर से ट्राई करते हैं, तुम आराम से सांस ले सकती हो। वो इसकी सुरक्षित चेहरे को देखते हुए शरारत से बोलता फिर इसके लबों पर झुक गया था, और इस दफा इसने सचमुच में इसकी सांसें रोकती थी। जब अचानक बिना इजाजत के अर्शिया कमरे में दाखिल हुई। वो पूरी तरह से इसके लबों में की मिठास को अपने लबों में उतार रहा था, तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ा था। टाइम ओवर जीजू, आप अपनी बीवी हमारे हवाले कर दीजिए, बाबा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अर्शिया को इनका रोमांटिक मोमेंट तबाह करके बहुत मजा आया था। हालांकि बाहर लिखा था डोंट डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी वो पढ़कर इग्नोर कर गई थी। गेट आउट। वो जो मजीद कुछ कहती आगे बढ़ रही थी, इसके अचानक दहाड़ पर इसके कदम वहीं पर रुक गए थे, जबकि इसके इस तरह से गुस्सा होने पर दानी ने नामहसूस अंदाज में जरा सा फासला बनाया था। समझ में नहीं आया, मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। जब बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है तो क्या ये तुम्हारी अकल में बात नहीं समाई कि तुम यहाँ अंदर आ सकती? क्या ये बात तुम्हारी अकल में नहीं समाई कि तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकती? अब शक्ल क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस तरह की फजूल हरकत मत करना, वरना फिर बाद में बात तुमसे नसीर साहब करेंगे। वो इतने गुस्से से दहाड़ा था कि अर्शिया बना एक लम्हे में वहां से तेजी से रुके, जबकि अर्शिया बिना एक लम्हे भी वहां रुके तेजी से बाहर निकल गई थी। जबकि दानी सहमे हुए अंदाज में इसका गुस्सा देख रही थी, जो पलटकर इसकी तरफ हुआ था। दूर क्यों हुई थी तुम मुझसे? अगर कोई भी आ जाएगा तो तुम मुझे अब से अपना आप छुड़वा दिया करोगी। वो गुस्से से पकड़कर अपने करीब कर चुका था। वो घबराकर कुछ जवाब देती से पहले ही वो इसके लबों पर झुक गया, अंदाज शिद्दत लिए हुए थे, जबकि वो सहमी हुई गुड़िया की तरह इसकी पनाहों में कैद। ना तो इसने कोई मज़ाहमत की थी और ना ही कोई एहतजाज किया था। जबकि थोड़ी देर इसके लबों से शराब होने के बाद वो खुद ही इसका माथा चूमता इसे खुदाफिज करके बाहर निकल गया था। अरहान ने कोई जगह ना छोड़ी थी जहां इसने हुरे के भाइयों का पता ना किया हो। वो वापस हॉस्टल भी आया था, वहां से इसने मालूमात भी निकाली थी। बलोचिस्तान वाले घर का एड्रेस तो नहीं लिखा था, लेकिन करीब ही किसी वर्कशॉप में इसके भाई का जिक्र था। इसने आगे पीछे मौजूद हर तरह की वर्कशॉप खंगाल डाली थी, लेकिन वहां पर कोई भी वकास नाम का आदमी नहीं था जो इसके मुताबिक इसका भाई था। लेकिन इसने वर्कशॉप में मौजूद बाकी लोगों से भी पूछ डाला था कि करीब के हॉस्टल में इनमें से किसी की बहन है जो रहती है, तो सबने ही इनकार किया था। क्या ये नाम फर्जी था? क्या ये पहचान फर्जी थी? क्या वो लड़की सचमुच में गुनहगार थी? यकीनन ये सारी मालूमात कबीर पहले ही ले चुका था, फिर भी वो अपनी तरफ से तसल्ली करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि एक मासूम सी लड़की को सजा मिले। वो लड़की किसी भी तरह से कोई दहशतगर्द नहीं लगती थी, लेकिन सारे सबूत इसके खिलाफ जा रहे थे। कबीर के खौफ से इसने बताया था कि इसका तलक सिंध से है और इसके वालिदैन इसका निकाह कुरान पाक से कर रहे थे, जिसकी वजह से इसे घर से भागना पड़ा। वैसे तो इस कहानी में कोई हकीकत दूर दूर तक महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वह इस चीज़ पर यकीन करना चाहता था। इसका इरादा एक दफ़ा फिर इस लड़की से मिलकर इसके बारे में बात करने का था। अगर वह अपने घर का एड्रेस या अपने वालिदैन का नाम वगैरह इन्हें बता देती तो इसे बेगुनाह साबित करने की एक छोटी सी कोशिश की जा सकती थी, और अरहान ये कोशिश करना चाहता था।
सुबह दिलम की आंख खुली तो इसने अपने आप को इसकी पनाहों में कैद पाया था। रात ना जाने कब वो इसके सीने से लगी लगी ही गहरी नींद सो गई थी। अब बाहर अच्छी खासी रोशनी हो रही थी, यानी कि फजर की नमाज वो कज़ा कर गई थी। यहाँ वक्त का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था। इसने एक नजर घड़ी की तरफ देखा जो चल तो रही थी, लेकिन वक्त ठीक नहीं दिखा रही थी। फिर इसने खुद को इसकी पनाहों से निकालने की कोशिश की, जो इसके लिए सचमुच में काफी मुश्किल मरहला साबित हुआ था। इसका एक हाथ इसकी कमर के नीचे से जाते हुए एक हाथ इसकी कमर को कैद किए हुए था, जबकि दूसरा हाथ वो इसकी पेट के गिद्ध लपेटते हुए था, जबकि खुद इसने इसे अपने सीने में छुपा रखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इसके शिकंजे से निकले तो निकले कैसे। वो बहुत बुरे तरीके से इसे खुद में कैद किए हुए था। वो कोशिश के बावजूद भी निकल नहीं पा रही थी। इसने 2-3 दफा इसकी पनाहों से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दफा नाकाम हुई। तो इसने इसके हाथों को खोलना शुरू कर दिया था। मुझे गुदगुदी हो रही है चिड़िया। वो आंखें खोलता नींद से बड़ी आंखें इस पर जमाई अचानक से बोला तो इसके हाथ रुक गए थे। सुबह सुबह शोहर के साथ शरारतें, ये पंगे महंगे पड़ सकते हैं। मुझसे पंगेबाजी अच्छी नहीं है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो इसने फौरन नफी में सर हिलाया था। मैं ना तो गुदगुदी कर रही हूँ, ना ही आपके साथ कोई शरारत कर रही हूँ, और ना ही मुझे आपके साथ पंगेबाजियां करनी है। मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसे पकड़ा हुआ है, मुझे सांस तक नहीं आ रही। छोड़े मुझे। वो पूरी शिद्दत से अपना आप छुड़वाते हुए बोली तो इसकी मजबूरी को समझते हुए इसने आहिस्ता से छोड़ दिया था। तो ऐसे बोलो ना कि वॉशरूम में जाना है, छीछी क्यों कर रही हो, जाओ जाकर आओ। वो एहसास करते हुए इसे छोड़ता जरा फासले पर हुआ था, जबकि वो जैसे ही वॉशरूम में बंद हुई इसका फोन बजने लगा। इसने फोन उठाते हुए एक नजर नंबर देखा, फिर उकताए हुए अंदाज में फोन उठाने लगा। वॉशरूम से निकले तो वो न जाने फोन पर किससे लड़ रहा था। लड़ते हुए इसकी बातें बहुत अजीब किस्म की थी, जैसे मार दूंगा काट दूंगा। बीच बीच में गालियां भी शामिल थी। वो थोपा थोपा करते किचन की तरफ बढ़ गई थी। जब नाश्ता बनाते हुए इसका ध्यान वापस कमरे की तरफ गया, वो गुस्से में किसी से फोन पर लड़ रहा था। जितनी बातें इसे समझ में आई थी यही थी कि इसके बस की जगह किसी और की बस लगाने की बात की जा रही थी, जिस पर इसने कहा था कि अगर इसकी बस को किसी ने हाथ भी लगाए तो वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसे तो खौफ आने लगा था। वो बात कम करता था, दहाड़ता ज्यादा था। इसके सामने इसका लहजा बिल्कुल नॉर्मल रहता था, लेकिन फोन पर जिस तरह से वो किसी से लड़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे घर में जलजला आया हुआ है। थोड़ी देर के बाद लड़ाई झगड़े की आवाज आना बंद हुई तो इसने गहरी सांस लेते हुए आटा गूंदना शुरू किया था। इसका इरादा आज अपने लिए पराठा बनाने का था। अगर अकबर ने खाया तो इसे भी बना देगी। आटा गूंद कर रखते हुए इसने बाहर सहन से झाड़ू लगाया। तब तक आटा इसके मुताबिक हो चुका था। वो कमरे में जाकर इसके पूछने के बजाय किचन में आकर नाश्ता तैयार करने लगी। जब वो किचन के दरवाजे से अंदर आते हुए बोला था, वो यूं ही अपने कामों में मसरूफ थी जब अचानक इसने पलट कर इसकी तरफ देखा। इसकी निगाहें एक लम्हे के लिए रुक गई थी। आप कौन? वो खौफ से पीछे स्लिप पर लगती काफी फासला बना गई थी। तारी बनाकर आया हूँ, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा कर आया जो इतने ड्रामे कर रही हो। कौन हूँ मैं? इसके अजीबोगरीब सवाल पर वो गुस्से से बोला था। इसकी आवाज़ सुनकर इसने गहरा सांस लिया था। अल्लाह, ये आप ही हैं? आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। पता नहीं क्या बने रहते हैं। वो सीने पर हाथ रखते हुए बेयकीनी की कैफियत में इसे देखते हुए बोली। तब्र को समझ नहीं आया था कि वो इसकी बेइज्जती कर रही थी या तारीफ। दिमाग ना खराब करो, जो काम करना है वो करो। ये चाय मैं बनाता हूँ। अब 2 दिन की दुल्हन से इतने काम करवाना अच्छी बात तो नहीं है ना। आखिर जिंदगी में तुमने ही करना है। वो चाय के बर्तन निकालते हुए बोला था। वो कहते हैं ना, जब तक दुल्हन के हाथ की मेहंदी न चली जाए तब तक इसके हाथ से काम नहीं करवाना चाहिए। और तुमने तो मेहंदी लगाई ही नहीं। चलो आज तुम्हें मेहंदी लगवाने ले चलता हूँ। वो चाय बनाते हुए बोला तो दिलम हल्का सा मुस्कुराई थी। इसे शुरू से ही मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। हाथों में मेहंदी और चूड़ियां तो कभी वो उतरने ही नहीं देती थी। चूड़ियां भी दिलाएंगे। वैसे आप काम पर नहीं जा रहे, आपको नुकसान नहीं हो रहा। वो पराठा बनाते हुए मजीद सवाल करने लगी। कौन सा दूल्हा शादी के दूसरे तीसरे दिन काम पर जाता है? और मैं तो वलीमे के बाद अब काम पर जाऊंगा। बाकी किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा नुकसान करवा सके। मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। वो परसुकून अंदाज में बोला था, जबकि इसके गुस्से से वो अंदाजा लगा चुकी थी कि उखाड़ तो सच में इसका कोई कुछ नहीं सकता। बाहर आओ, जल्दी से नाश्ता करो, फिर चलते हैं तुम्हें मेहंदी लगवाने के लिए। वो चाय के कप लिए फोल्डिंग टेबल को चारपाई के सामने लगाने लगा था। मुझे पहले घर साफ करना है, वो फौरन बोली थी। साफ तो है, और कितना चमकाना है। इसने हर तरफ निगाहें घुमाकर देखा। घर सच में साफ लग रहा था। किधर से साफ है? हर तरफ धूल मिट्टी है। आप नाश्ता करें, फिर काम खत्म करके चलेंगे। वो इसके सामने नाश्ता रखने लगी तो इसने आंखें घुमाई थी, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसी। तो वो भी मुस्कुरा दिया था। हंस लो, तुम्हारी इस हंसी को तो मैं रात को ब्रेक लगाऊंगा। वो नवाला लेते हुए बोला तो अचानक इसकी हंसी पर ब्रेक लग गई थी, जबकि इसकी अचानक यूं चुप होने पर अब्र के लगाकर हंसा था। अरे मेरी चिड़िया की तबीयत से शक्ल निकल आई। रात को क्या हाल होगा? वैसे कल रात तुमने मुझे डरा दिया था। मुझे लगा तुम फिर से मेरी बाहों में बेहोश हो गई हो, लेकिन फिर अंदाजा लगाया कि तुम सो रही हो और कुछ सुकून मिला था। वैसे अब तुम्हें बेहोश होने की इजाजत नहीं है। बता जो आज रात को बेहोश हुई। वो एक और नवाला लेता इसे सर पैर सुरख कर चुका था। फिर इसे हाथ रोक के देखी से भी अपने हाथों से खिलाने लगा। वो पूरे 4 घंटे के बाद वापस आया तो कबीर इसका मुंतजर था, जैसे इसने अपनी कार्रवाई इसी के लिए रोक रखी। और कहीं ना कहीं ये बात हकीकत थी कि अब तक वो इसी के इंतजार में बैठा हुआ था, वरना शायद इस वक्त लेडीज को अपना काम कर ही होती। फाइनली वापसी हो गई। अब की इंस्पेक्टर अरहान अगर हो ही गई
है तो बस टाइम ज़ाया मत कीजिए और लाइए इस लड़की की बेगुनाही का सबूत, दीजिए मुझे और ले जाइए इस लड़की को अपने साथ। इसके लहजे में तंज शामिल था जिसे वो हर चीज़ से पहले ही वाकिफ था। इंस्पेक्टर कबीर, मैंने हर जगह पता करवाया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इस लड़की को फंसाया जा रहा है, हर चीज़ इसके खिलाफ जा रही है। मुझे ऐसा लगता है ये लड़की बिल्कुल बेकसूर फंसाई जा रही है। मेरे ख्याल में आपको इस लड़की पर कार्रवाई शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए। इंस्पेक्टर कबीर, हमारा फर्ज सिर्फ सच्चाई का सामना देखिए इंस्पेक्टर कबीर, हमारा फर्ज सिर्फ सच्चाई को सामने लाना नहीं बल्कि बेकसूर को इंसाफ दिलाना भी है। और मुझे लग रहा है ये लड़की बिल्कुल बेकसूर है। जी हाँ इंस्पेक्टर, हम आपको लगता है कि वो लड़की बेकसूर है और आपको ऐसा भी लगता है कि आपके सिर्फ लगने पर मुझे इस लड़की को छोड़ देना चाहिए। मर मर के एक सुराख हाथ लगा है इस केस का, इसके लिए भी आप बीच में दीवार बन रहे हैं। क्या तलक है आपका इस लड़की के साथ, जरा बताएं मुझे। कहीं नीयत तो खराब नहीं होगी कि आप एक जवान खूबसूरत लड़की। इंस्पेक्टर कबीर, जुबान संभाल कर बात करें, वो लड़की सिर्फ एक मासूम बच्ची है जिसे मैं किसी तरह के मसले में नहीं फंसने देना चाहता। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, मेरे लिए वो बिल्कुल एक छोटी बेटी या बहन जैसी है। अपने किरदार पर बात आते ही अरहान गुस्से से फिरा था। बहन बेटी मतलब रिश्तेदारियां बना रहे हैं आप इसके साथ। मेरा एक मशवरा मानेंगे, बेहतर होगा कि इस केस से दूर रहें। इसकी मासूमियत देखकर आप शायद भूल रहे हैं कि आप एक पुलिस वाले हैं और इस तरह के मासूम चेहरे ही इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह के कामों में। मुझे वो लड़की दिखने में मासूम सी बच्ची लगी थी, लेकिन मैं जानता हूँ ये लड़कियां कितनी ट्रेंड होती हैं इन कामों के लिए। स्पेशली इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। इस लड़की को सब कुछ सिखाया गया है, बताया गया है कि इसने किस तरह से इस मिशन में काम करना है। फिलहाल आपको इस लड़की की मासूमियत पर नहीं बल्कि इन लोगों पर गौर करना चाहिए जिनकी जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। पिछले 1 साल में दहशतगर्दों का यह ग्रुप आपके मुल्क से 2000 से ज्यादा नौजवानों को इस इलाकों से उठाकर इन्हें जबरदस्ती बम बांध कर जगह जगह बम धमाके करवा चुका है। आज भी पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों की तरफ से होने वाले धमाकों की कोई लिमिट नहीं है। ये लड़की जो आपको मासूम से चेहरे वाली कोई मासूम सी बच्ची नजर आती है, दर हकीकत एक ट्रेंड अफसर है और इस तरफ से किसी तरह की गलतफहमी का शिकार आप ना रहें। जो सलूक इसके साथ किया जा रहा है बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। अभी तक इसने अपनी हकीकत नहीं खोली, लेकिन फिक्र मत करें, अगर इन लेडीज को अपने मेरी मर्जी के मुताबिक इसे डील नहीं किया तो शाम तक सारे राज खोलकर हमारे हवाले कर देगी। खैर आप अपना काम कीजिएगा। खैर आप अपना काम कर चुके हैं, अब मुझे यकीन है कि आप मजीद मेरा काम में मदद नहीं करेंगे। बोर्ड का खड़ा होते हुए बोला था इंस्पेक्टर कबीर, क्या एक और छोटी सी बात मान सकते हैं मेरी? मैं मिलना चाहता हूँ इसे सिर्फ एक दफा। मैं चाहता हूँ ये केस सिर्फ और सिर्फ आपका है, मेरा कोई हक नहीं बनता इस पर, लेकिन किसी भी तरह कोई भी एतराज उठाऊं लेकिन या फिर किसी भी तरह आपके काम में दखलंदाजी करो, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ एक दफ़ा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे एक दफ़ा इससे मिलने दें। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है इंस्पेक्टर अरहान, मैंने आपकी वजह से अपना केस 4 घंटे तक रोक के रखा है। वो गुस्से से बोला, वैसे इतना भी खुद के साथ फ्री नहीं कर सकता था। मैं मानता हूँ, ऑफकोर्स मैं मानता हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 15 मिनट के अंदर वापस आ जाऊँगा। वो मिनटों पर डराया। तो कबीर ने पहले तो उसे गुस्से से घूरा, फिर सीट के पुश्ते के साथ ही एक लगाते हुए गहरी सांस लेता इसे हाथ से अंदर जाने का इशारा कर चुका था, जिस पर वो फौरन ही अपनी जगह से उठते हुए टॉर्चर रूम की तरफ चला गया, क्योंकि वो पिछले 20 से 22 घंटे से वहां पर बंद थी। सर आप इंस्पेक्टर अरहान के आने का इंतजार कर रहे थे, वो आ गए हैं, तो क्या हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं? कमरे के अंदर दाखिल होती लेडी को अपने से इजाजत चाहिए थी। कुछ देर के बाद शुरू करते हैं। वो बस इतना सा जवाब देकर सामने रखे लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हो गया, तो लेडी को बाहर निकल गई थी, जबकि वो पूरी तरह से लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो शायद इसी केस पर काम कर रहा था।